नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में मॉडर्न पुलिसिंग का प्रशिक्षण ले रहे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के प्रोबेशनर्स पुलिस उपाधीक्षकों के साथ की वर्चुअल बैठक। प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों से इनोवेटिव और इंटेलिजेंस नेटवर्क के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का किया आह्वान। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का लिया निर्णय। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 400 वन धन विकास केंद्र करेगा स्थापित। अरुणाचल प्रदेश की शिक्षा सचिव निहारिका राय ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की ओर से छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन राशि को सीधे उनके अकाउंट में हस्तांतरित करने के विषय में की वर्चुअल बैठक। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में मॉडर्न पुलिसिंग का प्रशिक्षण ले रहे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के प्रोबेशनर पुलिस उपाधीक्षकों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों से कुछ नया करने, अलग तरीके से सोचने और प्रभावी इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने की अपील की। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि सीखने और स्वयं में सुधार लाने की प्रक्रिया को कभी थमने नहीं दे और शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमेशा फिट रहे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पुलिस कर्मियों को हमेशा निष्पक्षता, तत्परता और समर्पण के साथ काम करना होता है तथा पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही से ही वे लोगों के भरोसे को जीत सकते हैं। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने यह जानकारी कल गुवाहाटी में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बैठक के बाद दी। जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ साथ जनजातीय लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 400 वन धन विकास केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने राज्य में 5 जनजातीय फूड पार्क बनाने के बारे में भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को वन धन पुरस्कार 2020-21 भी प्रदान किया। जनजातीय मंत्रालय ने वन धन योजना के तहत को ब्रॉडिंग के लिए सहयोगात्मक पहल की श्रेणी में असम में त्रिअसम को वन धन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया। इस अवसर पर असम के कई मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश की शिक्षा सचिव निहारिका राय ने आज सभी जिलों के अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की ओर से छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन राशि को सीधे उनके अकाउंट में हस्तांतरित करने के विषय में वर्चुअल बैठक की। उन्होंने सभी जिलों में शिक्षा की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं पर भी विचार विमर्श किया। शिक्षा सचिव ने कहा कि सरकार ऑफलाइन कक्षाओं में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा कि डीबीटी मोड में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन राशि जारी होने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पूर्वोत्तर राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों का मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आज गुवाहाटी में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्य के संपूर्ण परिदृश्य को बदलने की समर्थ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं से इस क्षेत्र के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। यह सम्मेलन पर्यटन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। श्री रेड्डी ने कोविड की स्थिति के मद्देनजर पर्यटकों में विश्वास पैदा करने पर जोर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने सभी से पर्यटन क्षेत्र के विकास के समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है और बेहतर संपर्क तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अजय भट्ट भी सम्मेलन में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि सरकार राज्य की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति कृत संकल्प है।
दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत में श्री नातुंग ने कहा कि प्रदेश में वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इसमें काफ़ी लोग हर जिले में, हर गांव में एयरगन के जरिए जो अपना पक्षी है, चिड़िया है, उसको मार के काफ़ी सदियों से, बहुत पहले से ऐसे एयरगन से लोगों का चिड़िया को मार के ख़त्म होते जा रहा है। तो अपना सरकार माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के गाइडेंस में, उसके नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि अपना प्रदेश का जो पशु पक्षी को अभी हम बचाना होगा। अरुणाचल प्रदेश में 83,746 स्क्वायर किलोमीटर अपना ज्योग्राफिकली दायरे में है। इतना जो अपना वाइल्ड लाइफ है 500 प्लस अभी तक हमारा पशु पक्षी है। तो हमारा प्रदेश में अपना जो ट्रैवल लोग है, इस चीज़ को वैल्यू को नहीं समझकर हंटिंग कर करके मारते जा रहा है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए सरकार ने और अपना डिपार्टमेंट ने, हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया। 17 मार्च को ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया। अपना प्रदेश का जो पशु पक्षी को नहीं बचाएगा तो सिर्फ जंगली काली दिखाई देगा और जंगल के अंदर कुछ चिड़िया देखने को नहीं मिलेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। इसके लिए अगर हमारे जंगल में, आप देखिए जंगल में अगर आपको कुछ पशु पक्षी नहीं दिखेगा तो जंगल जो है वो आपको जंगल जैसा नहीं लगेगा। अपना अरुणाचल प्रदेश में जो स्पीसीज है वो कोई वर्ल्ड में अभी तक कहीं ऐसा स्पीसीज है जो बर्ड्स है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा बहुत सा स्पीसीज है जो हमारा लोग को वैल्यू को पता नहीं है, वहाँ का लोगों को, स्थानीय लोगों को पता नहीं। अभी से हंटिंग को हम नहीं रोकेगा तो फ्यूचर में हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो अपना पर्यटन है, जो साइंटिस्ट है बाहर देश दुनिया से आएगा, फ्यूचर में अगर हम बचा के रखेंगे, कंजर्वेशन उसको प्रोटेक्ट करेगा तो साइंटिस्ट भी आकर अरुणाचल प्रदेश में फ्यूचर में भी उड़ीसा। देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय ईटानगर के एसोसिएट प्रोफेसर प्रमाणिक नरेंद्र को अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की भर्ती परीक्षा के मामले में निलंबित किए जाने के आदेश के विरोध में आज महाविद्यालय के छात्रों और पूर्व छात्रों के संगठन ने आज प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य के शिक्षा विभाग से इस मामले में स्पष्टीकरण देने और श्री प्रमाणिक के निलंबन को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इधर अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव संतोष कुमार राय ने कहा है कि भर्ती परीक्षा के दौरान निर्धारित एसओपी का उल्लंघन किए जाने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन लेता। इस केस में जो एग्ज़ाम हुआ था 18th को हुआ था, सर्वेयर पोस्ट के लिए हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में भी सेम एसओपी को फॉलो किया गया था। एंड डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जब उनसे लिस्ट मांगा गया था डीएनजीसी कॉलेज के इंचार्ज से, प्रिंसिपल से, उस समय अभी जो मिस्टर प्रमाणिक हैं वो इंचार्ज में थे और इसीलिए वो सेंटर सुपरिटेंडेंट भी थे। तो उन्होंने जो लिस्ट रिकमेंड किया था डीसी को, उसके आधार पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ। बाद में एग्ज़ाम के बाद हमें पता चला कि उसमें जो लिस्ट रिकमेंड किया गया था उसमें डीएन गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा भी कुछ ऐसे फैकल्टीज़ को इन्विजिलेटर के तौर पे उन्होंने नाम भेजा हुआ था और वो लोग दूसरे उस कॉलेज के तो थे ही नहीं बल्कि किसी प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उसके टीचर थे। तो ये हम लोगों को जब बोर्ड ने उसको एग्जामिन किया तो पाया गया कि ये जो हमारा एसओपी है उसका ये डिविएशन था, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन बाद में भी बताया गया उनके तरफ से कि उनके पास फैकल्टीज़ का शॉर्टेज था। तो बोर्ड ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट में अगर उनको फैकल्टीज़ का शॉर्टेज है तो दिस शुड हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। अकॉर्डिंगली अगर ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि वो बताते हैं कि हमारे यहाँ फैकल्टीज़ का शॉर्टेज है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, वो उनको फैकल्टी अपॉइंट करके फिर वो देते हैं। तो इस केस में उनके द्वारा जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट डीएनजीसी के, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था और इसीलिए एसओपी के मुताबिक जो हमारा एग्ज़ाम है और जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग एसओपी का डेविएशन नहीं चाहते हैं, सो दैट हमारा जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है उसका सैंक्टिटी को मेंटेन रखे ताकि जो फेयर और जो मेरिट बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है वो हम कंडक्ट करा सके। तो इसी सब के मतलब जो फैक्ट्स हैं उसके मद्देनज़र जो बोर्ड के द्वारा एक कंसिडरेट और एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था और उसमें इस मैटर में चूँकि एसओपी का डेविएशन हुआ था इसीलिए जो सीएस के लिए एक्शन को रेकमेंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास और उसके आधार पर एक्शन लिया गया।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 27,254 नए मामले दर्ज किए गए और 37,687 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,74,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.54% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 53,38,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए और 57 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 526 है और रिकवरी दर 98.52% है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 1,633 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 10,33,466 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 9,47,570 टीके उपलब्ध हैं। भाजपा के पूर्वोत्तर राज्य के प्रभारी अजय जामवाल, अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी सांसद दिलीप शैकिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे, सांसद तापिर गाव सहित पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्यों ने आज लोंगडिंग जिले का दौरा कर PM केयर फंड से जिला अस्पताल में PSA ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना और कोविड टीकाकरण का जायजा लिया। श्री गाव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का मौके पर जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए जिले में उठाए गए कदमों का भी जायजा लिया गया है। ऑक्सीजन लगाया कि नहीं लगाया, नंबर 1। नंबर 2, ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक हिंदुस्तान से इराडिकेट करना है। उसके लिए हम लोग इसका अकाउंटेबिलिटी अकाउंट लेना है, तो उसको मैंने लिया। और यहाँ कोविड वैक्सीनेशंस कैसे चल रहा है उसको भी हमने लिया। तो अभी टीबी में तो बहुत काफ़ी इम्प्रूव है और वैक्सीनेशंस में बहुत कम है। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग बात हुआ और प्लस यहाँ का कार्यकर्ता। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी जितेंद्र नाथ दास के बारे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल से स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक की कहानी। सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतेंद्र नाथ दास ने 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जतिंदा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी। जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिंदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया। सिर्फ 17 बरस की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी। उन दिनों जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार के बदतर व्यवहार ने जतिन दास को विचलित कर दिया। उनकी हालत में सुधार के लिए जतिंदा ने भूख हड़ताल करने की ठान ली। वे 63 दिनों तक लाहौर जेल में अनशन पर रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। युवा क्रांतिकारी के इस बलिदान का जेल अधिकारियों पर असर पड़ा। राजनीतिक बंदियों की हालत सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। इन क्रांतिकारियों को 14 जून सन 1929 को
सांसद नाबम रेबिया ने पापुमपारे जिले के सागाली सब डिवीजन के मिपसोरो में रविवार को निर्माणाधीन पुल के टूटने के कारणों की परियोजना एजेंसी के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि परियोजना एजेंसी ने इस पुल के निर्माण में तकनीकी खामियों को स्वीकार करते हुए जनवरी 2022 तक इसका पुनः निर्माण पूरा करने का आश्वासन दिया है। श्री रेबिया ने कहा कि राज्य में बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए सड़कों और पुलों को चौड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में लूज सॉइल के कारण भी निर्माण कार्य पर असर पड़ता है। गौरतलब है कि गत 11 सितंबर को सागाली सब डिवीजन के मिपसोरो में बन रहा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पैसा फंडिंग होता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए आरएन प्रभा। नमस्कार।